Madam Speaker, I rise to present the budget for the year 2018-19. Madam, 4 years ago, we pledged to the people of India to give to this nation an honest, clean and transparent government. We promised a leadership capable of taking difficult decisions and restoring strong performance of कि हम गरीबी को दूर करेंगे और एक मजबूत, विश्वसनीय और नया भारत का निर्माण करेंगे। भारत जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, भारत जो है, हमने कई तरीके के दिक्कतों का सामना किया है और हमने इसको स्थिति को सुधारने की कोशिश की है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने कई सारे मौलिक सुधार प्रस्तुत किए हैं और जिसकी वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें तेजी से विकास हुआ है और अर्थव्यवस्था की जो पिछले कई वर्षों से स्थिति, उसमें कई चुनौतियां का हमने सामना किया है और इसके परिणाम स्वरूप जो सरकार ने निर्णय लिए हैं, सीधे निवेश विदेशों से उसमें बढ़ोतरी हुई है और लोगों को व्यापार करने में आसानी हुई है और भ्रष्टाचार का अंग बन गया था। आज हमारे नागरिक, विशेष रूप से नवयुवक वर्ग, ईमानदारी का जीवन व्यतीत करने को तत्पर है। The indirect tax system with the introduction of the goods and services tax has been made simpler. Benefits to the poor has been targeted more effectively with the use of digital technology. The demonetization of high-value currency has reduced the quantum of cash currency in circulation. It has increased the taxation base and spurred greater digitization of the Indian economy. The Insolvency and the Bankruptcy Code has changed the lender-debtor relationship. The recapitalized banks have now a greater ability to support growth. All these structural reforms will help the Indian economy achieve stronger growth in the medium and long term. Indian economy has performed very well since our government took over in May 2014. India achieved an average 2014 में हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। हमारी सरकार के पहले 3 वर्ष में भारत में आर्थिक विकास की औसत दर 7.5% तक पहुंच गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था अब $2.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है तथा विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आशा है कि भारत शीघ्र ही विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। क्रय शक्ति समानता आधार पर हमारे देश पहले से ही विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारतीय समाज, राजनीति तथा अर्थव्यवस्था ने संरचनात्मक सुधारों को अपनाने में उल्लेखनीय लोच प्रदर्शित किए हैं। दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की 6.3% की वृद्धि दर ने अर्थव्यवस्था में आमूलचूल बदलाव आने का संकेत दिया था। वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में हमारी जीडीपी 7.2% से 7.5% की दर से वृद्धि होने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हमारी अपनी हालिया रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि आगामी वर्ष के दौरान भारत की विकास दर 7.4% होगी। हम 8% से भी अधिक की उच्च विकास दर को प्राप्त करने के पथ पर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। विनिर्माण क्षेत्र भी विकास के तीव्र पथ पर लौट आया है। सेवा क्षेत्र, जो हमारे विकास का एक मुख्य क्षेत्र है, उसमें 8% से अधिक की उच्च दर से वृद्धि हो रही है। वर्ष 2017-18 में हमारे निर्यात में 15% की दर से वृद्धि होने का अनुमान है। हमारे देश के किसान, गरीब वर्ग के लोगों ने और समाज के अन्य कमजोर तबकों को संरचनात्मक बदलाव एवं अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर के लाभ पहुंचाने तथा देश के अल्प विकसित क्षेत्रों के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इस वर्ष के बजट में इन लाभों को सुदृढ़ किया जाएगा। विशेषकर कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, आर्थिक दृष्टि से कम सुविधा प्राप्त वर्ग के लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने, वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा करना, आधारभूत सुविधाओं का सृजन तथा देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्यों के साथ मिलकर कार्य करने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा से ही अच्छे प्रशासन के महत्व पर बल दिया है। आपने न्यूनतम सरकार तथा अधिकतम शासन की अवधारणा पर बल दिया है। इस अवधारणा से सरकारी एजेंसियां
नियम, नीतियां, प्रक्रियाओं में सैकड़ों सुधार लाने के लिए प्रेरित हुई है। यह बदलाव भारत द्वारा गत 3 वर्ष के दौरान विश्व बैंक की रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शामिल देशों की रैंकिंग में 42 स्थानों के सुधार आने से प्रदर्शित होता है। भारत पहली बार इस सूची में शीर्षस्थ 100 देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। मैं इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को बधाई देता हूं। सामान्य, विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग की जिंदगी को आसान बनाने के लिए उनकी ईज ऑफ लिविंग पे जोर दे रही है। गुड गवर्नेंस का आधार भी यही है कि देश के आम नागरिक के जीवन में सरकारी दखल कम से कम हो। उज्ज्वला योजना के माध्यम से सरकार देश के करोड़ों गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दे रही है। सौभाग्य योजना के जरिए 4 करोड़ घरों में बिजली कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। 3000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र में 800 से ज्यादा दवाइयां कम कीमत पर बेची जा रही हैं। स्टेंट की कीमत नियंत्रित की जा गई है। गरीबों को मुफ्त डायलिसिस सुविधा के लिए विशेष योजना शुरू की गई है। गरीबों और मध्यम वर्ग को आवास योजनाओं की ब्याज दरों से बड़ी राहत भी दी गई है। सरकारी सेवाएं चाहे बस, ट्रेन का टिकट हो या कई तरह के प्रमाण पत्र, सभी ऑनलाइन उपलब्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। 2 से 3 दिन के भीतर घर पे आ जाने वाला पासपोर्ट हो या 1 दिन में रजिस्टर होने वाली कंपनी, इससे देश के बड़े वर्ग को लाभ पहुंचा है। सर्टिफिकेट अटेस्टेड कराना की बाध्यता खत्म करना और ग्रुप सी व डी की नौकरियों में इंटरव्यू खत्म करना के लिए न जाने लाखों नौजवानों के समय और पैसे की बचत हुई है। ये सरकार अनावश्यक नियम कायदों के साथ संघर्ष कर रहे हर व्यक्ति को आधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हुए राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। मैडम, while undertaking these reforms and महोदय, इन सुधारों तथा कार्यक्रमों को लागू करते समय हमने ईमानदारी से कार्य किया है तथा किसी प्रकार के राजनीतिक हानि लाभ को दरकिनार रखा है। हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इन कार्यक्रमों के लाभ सभी पात्र लाभ भोगियों तक पहुंचे, उन्हें सीधे उपलब्ध हो। अनेक सेवाएं तथा लाभ जनता को उनके द्वार पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा वित्तीय लाभ सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाए जा रहे हैं। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है तथा लाभ और सेवाओं की सुपुर्दगी की लागत कम हुई है और इस प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है। भारत में शुरू में की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का तंत्र विश्व में अपने अनेक प्रकार का सबसे बड़ा है। कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था। मेरी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। दशकों से देश की कृषि नीति और कार्यक्रम उत्पादन केंद्रित रही थी। हमने इसे एक मौलिक संकल्पात्मक बदलाव लाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2022 तक, जबकि भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, किसानों की आय को दोगुनी करने के संबंध में आह्वान किया है। हमारा बल किसानों के लिए अधिक आय सृजित करने पर है। हम कृषि को एक उद्यम मानते हैं। किसानों को उसी भूखंड से अपेक्षाकृत कम लागत पर अधिक उत्पादन करने, अपने उत्पादों के लिए अधिक मूल्य प्राप्त करने में सहायता करना चाहते हैं। हम किसानों तथा भूमिहीन परिवारों के लिए उत्पादक तथा लाभकारी ऑन फार्म एंड नॉन फार्म रोजगार सृजित करने पर भी बल दे रहे हैं। सब्जियों का ऐतिहासिक उत्पादन हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हमारे दल के घोषणा पत्र में ये संकल्प है कि कृषि को लाभदायी बनाने के लिए किसान भाइयों को उनकी लागत, उत्पादन की लागत से कम 50% से अधिक अर्थात लागत से 1.5 गुना दाम मिले। सरकार इस संकल्प के प्रति संवेदनशील रही है।
रबी की अधिकांश अधिघोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से कम 1.5 गुना तय किया जा चुका है। अब हम बची हुई अधिघोषित फसलों के लिए भी इस संकल्प को एक सिद्धांत की तरह लागू करने का फैसला लिया है। मुझे ये घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि तय किए गए सिद्धांत के अनुसार सरकार ने आगामी खरीफ की सभी अधिघोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना करने का फैसला ले लिया है। मेरा विश्वास है कि यह ऐतिहासिक निर्णय किसान भाइयों की आय दुगनी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। हमारी सरकार किसी भी विषय को टुकड़े टुकड़ों में नहीं वरना समग्रता के साथ सुलझाने की अप्रोच के साथ काम करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा देना ही पर्याप्त नहीं है। ये अधिक महत्वपूर्ण है कि घोषित एमएसपी का पूरा लाभ किसानों को मिले। इसके लिए यह आवश्यक है कि यदि बाजार के दाम एमएसपी से कम हो तो सरकार एमएसपी की खरीदी करे या किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत ये सुनिश्चित करे कि किसानों को पूरा एमएसपी मिले। नीति आयोग केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ चर्चा कर एक पुख्ता व्यवस्था तैयार करेगा जिससे किसानों को उनकी फसल के उचित दाम दिलवाए जा सकेंगे। For better price realization, farmers need to make decisions based on prices likely to be available after its harvest. Government will create an institutional mechanism with participation of all concerned ministries to develop appropriate policies, practices for price and demand forecast, use of future and options market, expansion of warehouse depository system, and to take decisions about specific export and import related measures. Madam Speaker, last year I had announced the strengthening of the ENAM and to expand the coverage of the ENAM to 585 APMCs. 470 APMCs have been connected to ENAM network and the rest will be connected by March 2018. More than 86% APMC में या अनेक थोक बाजारों में सीधे अपने उत्पाद को बेचने की स्थिति में नहीं होते। हम मौजूदा 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों के रूप में विकसित तथा उन्नत करेंगे। इन ग्रामीण कृषि बाजारों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा और अन्य सरकारी स्कीमों का प्रयोग करके भौतिक अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-नैम से जुड़े तथा एपीएमसी के विनियमों से छूट प्राप्त ग्रामीण कृषि बाजार किसानों को सीधे उपभोक्ताओं एवं थोक खरीदारों को अपने उत्पाद बेचने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। 22,000 ग्रामीण कृषि बाजारों, 585 एपीएमसी में कृषि विपणन अवसंरचना के विकास तथा उन्नयन के लिए 2,000 करोड़ रुपए की स्थायी निधि के साथ एक कृषि बाजार अवसंरचना कोष की स्थापना की जाएगी। सभी मौसम प्रयोग में लाए जाने वाली सड़क अवसंरचना से युक्त सभी पात्र निवास स्थानों को जोड़ने का काम काफी हद तक पूरा हो गया है। इस संबंध में लक्ष्यों को मार्च 2022 के स्थान पर मार्च 2019 तक प्राप्त करना निर्धारित किया गया है। अब ग्रामीण निवास स्थानों को कृषि एवं ग्रामीण बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, अस्पतालों से जोड़ने वाले बड़े लिंक मार्गों को शामिल करके इसकी परिधि को और अधिक सुदृढ़ एवं विस्तृत करने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 में इन सभी लिंक मार्गों को शामिल किया जाएगा। कहते रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, वैसे ही देश के
में किसी न किसी विशिष्ट कृषि उत्पादन की जाने जा सकते हैं, लेकिन हमने इस पर विशेष ध्यान अब तक नहीं दिया। जैसे उद्योग जगत में क्लस्टर बेस्ड विकास का मॉडल अपनाया गया है, वैसे ही हमारे जिलों में विशेष कृषि उत्पादन पदों चिन्हित पर उन्हें वैज्ञानिक तरीके से क्लस्टर मॉडल पर विकसित करने की आवश्यकता है। कल्टीवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, एक समूह में बागवानी फसलों की खेती करने से विभिन्न प्रकार के संबंधित कार्यों से छूट मिलती है तथा इससे उत्पादन से लेकर विपणन तक की संपूर्ण श्रृंखला को लाभ पहुंचता है। इससे संबंधित जिलों को विशिष्ट फसलों के से लेकर विपणन तक की संपूर्ण श्रृंखला को लाभ पहुंचता है। इससे संबंधित जिलों को विशिष्ट फसलों के लिए मान्यता भी प्राप्त होगी। कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ मिलकर अपनी चालू स्कीमों की समीक्षा करेगा तथा कृषि जिलों एवं संबंधित क्षेत्रों के समूह आधारित विकास को बढ़ावा देगा। हमारी सरकार ने वैश्विक जैविक कृषि को बढ़ावा दिया है। इसके लिए बड़े समूहों में, जिनमें से प्रत्येक 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का हो, कृषि उत्पादक संगठनों एवं ग्रामीण उत्पादक संगठनों द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। महिला स्व सहायता समूहों को भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत समूहों में जैविक कृषि करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हमारी पारिस्थितिकी अत्यधिक विशिष्ट औषधीय एवं सुगंध पौधों की खेती के भी अनुकूल है। भारत में बड़ी संख्या में लघु एवं कटोर उद्योग भी चलाए जाते हैं, जिनमें इत्र इन्हें विकसित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले तेलों एवं अन्य संबंधित उत्पादों को तैयार किया जाता है। हमारी सरकार संगठित कृषि एवं संबद्ध उद्योग को सहायता उपलब्ध कराएगी। मैं इस परियोजना 200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र प्रति वर्ष औसतन 8% की दर से विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमारा अग्रणी कार्यक्रम है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए आवंटन की राशि 2017-18 के संशोधित अनुमान के 715 करोड़ रुपए से लगभग दोगुना करके 2018-19 में 1400 करोड़ रुपए किया जा रहा है। सरकार इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कृषि प्रसंस्करण वित्तीय संस्थाओं को स्थापित करने को बढ़ावा देगी। टमाटर, प्याज और आलू ऐसी प्रमुख सब्जियां हैं जिन्हें पूरे वर्ष प्रयोग में लाया जाता है, तथापि इन शीघ्र नष्ट हो जाने वाले जिंसों के मौसमी एवं क्षेत्रीय उत्पादन के कारण किसानों एवं उपभोक्ताओं दोनों को संतुष्ट करते हुए उनके बीच पारस्परिक संपर्क स्थापित करना चुनौतीपूर्ण है। हमारी सरकार का प्रस्ताव ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन शुरू करने का है। ऑपरेशन ग्रीन्स किसान उत्पादक संगठनों, कृषि संभारक तंत्र, प्रसंस्करण सुविधाओं और व्यावसायिक प्रबंधन को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा। मैं इस परियोजना 500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। भारत में कृषि उत्पादों के निर्यात की संभावना कृषि उद्योग के निर्यात की संभावना काफी अधिक है, जो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो सकती है, जबकि मौजूदा निर्यात 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का किया जाता है। इस संभावना को प्रयोग में लाने के लिए कृषि जिंसों के निर्यात को उदार बनाया जाएगा। मैं सभी 42 मेगा फूड पार्कों में अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता हूं। मैं किसान क्रेडिट कार्डों की सुविधा मत्स्यिकी एवं पशुपालन से जुड़े किसानों को भी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि वे अपनी किसानों को लाभ मिलेगा। बैम्बू इज ग्रीन। बांस हरित सोना है। हमने वन क्षेत्र से बाहर उगे बांस को पेड़ों की परिभाषा से अलग कर दिया है। अब मैं बांस क्षेत्र को एक संपूर्ण रूप में बढ़ावा देने के लिए 1290 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। अनेक किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए सौर जल पंपों को संस्थापित कर रहे हैं। सौर विद्युत उत्पादन द्वारा किसान अपने खेतों का प्रयोग करके सौर ऊर्जा का संचयन करते हैं। भारत सरकार इस संबंध में आवश्यक उपाय करेगी तथा राज्य सरकारों को एक ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी जिससे उनके अधिशेष सौर विद्युत को विद्युत वितरण कंपनियों या लाइसेंस धारकों द्वारा उचित लाभकारी मूल्यों पर खरीद लिया जाए।
हमारी सरकार ने सिंचाई निर्माण कार्यों की वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाबार्ड में एक दीर्घावधिक सिंचाई कोष LTIF स्थापित किया है। इस कोष के स्कोप को विस्तारित करके विशिष्ट कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं को कवर किया जाएगा। गत वर्ष मैंने डेयरी उद्योग की आधारभूत सुविधाओं में वित्त निवेश में सहायता के लिए सूक्ष्म सिंचाई तथा डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना विकास कोष DPIDF के अंतर्गत कवरेज को विस्तारित करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई कोष स्थापित करने की घोषणा की थी। अब इस प्रकार के निवेश कोषों को विस्तार प्रदान करने का समय है। अब मैं मत्स्यिकी क्षेत्र के लिए मत्स्य क्रांति अवसंरचना विकास कोष तथा पशुपालन क्षेत्र के आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता के वित्त पोषण के लिए पशुपालन हेतु आधारभूत सुविधा विकास कोष स्थापित करने की घोषणा करता हूं। इन दोनों कोषों की कुल स्थायी निधि 10,000 करोड़ रुपए होगी। हमारी सरकार कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण की राशि में वर्षानुवर्ष निरंतर वृद्धि करती रही है और यह राशि 2014-15 के 8.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2017-18 में 10 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। मैं अब इस राशि को वर्ष 2018-19 में 11 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। वर्तमान में पट्टाधारी किसान फसल ऋण का लाभ नहीं उठा पाते। इसके परिणाम स्वरूप कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा परती पड़ा रहता है तथा पट्टाधारी किसान सूदखोर महाजनों से ऋण लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। नीति आयोग राज्य सरकारों से परामर्श करके भूस्वामियों के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पट्टाधारी किसानों को ऋण सुलभ कराने के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित करेगा। सरकार किसानों को अपने आदानों की आवश्यकता, फार्म सेवाओं, प्रसंस्करण तथा विक्रय प्रचालनों से संबंधित आवश्यकता ज्ञात करने में सहायता के लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों के लिए अनुकूल कराधान व्यवस्था लागू होगी। इस संबंध में मैं अपने भाषण के भाग ख में ब्यौरा प्रस्तुत करूंगा। NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण चिंता का विषय रहा है। वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने तथा फसल अपशिष्ट के खेत में ही प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी हेतु सब्सिडी प्रदान करने के लिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकारों के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष स्कीम लागू की जाएगी। नेतृत्व गरीबी को बहुत करीब से देखकर गरीबी के में जीकर यहां तक पहुंचा है। SC/ST वर्गों की, पिछड़ों की, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की चिंताएं होती हैं, उन्हें भली भांति परिचित है। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए केस स्टडी नहीं बल्कि वो खुद ही केस स्टडी है। पिछले 3 वर्षों से सरकार की योजनाएं का केंद्र गरीब रहा है, मध्यम वर्ग रहा है। ये सरकार गरीब की छोटी छोटी चिंताओं और बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार कोशिश करती रही है। गरीब महिलाओं की लकड़ी के धुएं से मुक्ति के लिए मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना शुरू की थी। शुरुआत में 5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन का लक्ष्य रखा था, लेकिन इस योजना की गति को देखकर महिलाओं इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसका लक्ष्य बढ़ाने जा रहे हैं। अब सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देगी। देश में हर गरीब के घर में रोशनी पहुंचे, इसके लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत देश के 4 करोड़ गरीब घरों को बिना कोई शुल्क के बिजली कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। इस योजना पर 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। घर का 1 घंटा बिजली ना हो तो हम लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं। टीवी कैसे चलेगा, मोबाइल कैसे चार्ज होगा, लैपटॉप का क्या होगा, ये सोचने लगते हैं। अब आप उन लोगों की सोचिए, उन महिलाओं, उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनके घरों में अब बिजली पहुंचेगी तो किस तरह से जिंदगी प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना बदलने जा रही है।
गरीब को सरकार के स्वच्छ भारत मिशन से बड़ा लाभ पहुंचा है। इस मिशन के तहत सरकार ने अब तक 6 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कर चुकी है। इन शौचालयों का सकारात्मक प्रभाव नारी की गरिमा, बेटी की शिक्षा और पूरे परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा पर स्पष्ट रूप से पड़ा है। अगले वित्तीय वर्ष में हमारा लगभग 2 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य है। अध्यक्ष महोदया, गरीब की एक चिंता रही है सिर के ऊपर अदद छत की। भ्रष्टाचार करके जुटाई गई बेईमानी संपत्ति से दूर गरीब को बस ईमानदारी की कमाई से एक छत, एक छोटा सा मकान चाहता है। गरीब अपने घर का सपना पूरा कर सके, इसके लिए हमारी सरकार उसकी पूरी मदद कर रही है। हमने लक्ष्य रखा है कि 2022 तक देश के हर गरीब के पास उसका अपना घर हो। इससे लिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2017-18 में 51 लाख और वर्ष 2018-19 में 51 लाख यानी 1 करोड़ से ज्यादा सिर्फ ग्रामीण इलाकों में बनाए जा रहे हैं।